हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब डॉट वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन कैपेसिटेंस, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं न्यूमेरिकल्स। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बेस्ड हैं आपके कैपेसिटेंस चैप्टर के जो फार्मूलाज हैं, दैट इज़ कैपेसिटेंस। हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं, और किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दें तो हम उसके लिए कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे हमारे पास ये हमें एक सर्किट दिया हुआ है जिसके लिए हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है अक्रॉस एक्स एंड वाई। ठीक है, तो फर्स्टली हमारा काम क्या होता है कि हमने ये चेक करना है कि इनमें से कौन से जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में हैं और कौन सी जो कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलल में हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस किन किन कैपेसिटर के अक्रॉस सेम रहेगा। जिन भी कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा वो जो कैपेसिटर होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल में। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास कैपेसिटर होते हैं, जो भी रेजिस्टर कैपेसिटर पैरेलल में लगे होते हैं, उनके क्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या रहता है, सेम। जैसे ये जो दो हमारे पास कैपेसिटर हैं, ठीक है, C1 एंड C2, तो इनके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम, क्योंकि दोनों के जो एंड्स हैं वो क्या है, सेम है। ठीक है, और अगर हम इनके बीच करंट देखें या फिर चार्ज, ठीक है, वो क्या होगा, डिवाइड। तो ये तो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास अगर हमारे पास अभी सीरीज कॉम्बिनेशन हो, जैसे ये जो दो कैपेसिटर हैं ये क्या है, सीरीज में है, C1 एंड C2। अब इनके जो एंड्स हैं इनके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम नहीं होगा क्योंकि ये सीरीज में है। ठीक है, वो सेम नहीं होगा। तो इस एंड के क्रॉस मान लो ए पोटेंशियल, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो इस एंड पे V पोटेंशियल है, इस एंड पे 0 है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल होगा, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। बट सीरीज में हमारे पास सेम क्या होता है, चार्ज Q, वो डिवाइड नहीं होगा सीरीज में। जैसे करंट सेम रहता है तो वैसे ही चार्ज भी क्या होगा, सेम। ये हम प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे कि कौन से पैरेलल में है और कौन से सीरीज में है। जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर हमने एक्स टर्मिनल को माना V पोटेंशियल पे और Y टर्मिनल को हम मानते हैं 0 पोटेंशियल पे। ठीक है, हमने ये एज्यूम किया है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, बट दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा एक्स और वाई का, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ये C1 के क्रॉस जो इस एंड पे जो C1 के जो हमारे पास पोटेंशियल है इस वाले एंड पे, तो वो क्या है, V। अभी इस एंड पे हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इस एंड पे हमारे पास अगर हम यहाँ पे इस एंड पे जो पोटेंशियल है उसको x मान लें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सॉरी हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पे V पोटेंशियल है तो हमारे पास इस एंड पे यहाँ पे इस वायर के क्रॉस तो कुछ नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या पोटेंशियल होगा, V। जब तक रास्ते में कुछ नहीं आया तो पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी V पोटेंशियल होगा। अब लेट अस अज्यूम कि इस एंड पे हमारे पास X पोटेंशियल है। ठीक है, तो अभी इस वायर के अलॉन्ग भी हमारे पास कुछ नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस एंड पे भी हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, X। ठीक है, तो Y पे हमने माना कि पोटेंशियल क्या है, 0, वहाँ पे हमें पोटेंशियल नहीं पता। अब आप देखिए कि C1, C2 और C3 तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, सेम। क्योंकि जो C1 है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V माइनस एक्स, क्योंकि इस साइड पे जो पोटेंशियल है, इस साइड पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, V,
और C1 के इस एंड के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो है x। वैसे ही C2 के इस एंड के क्रॉस x और इस एंड के क्रॉस क्या है v, और C3 के भी एक एंड के क्रॉस v और दूसरे एंड के क्रॉस क्या है x। तो C1 C2 C3 हमारे पास क्या आएंगे पैरेलल में, ठीक है। अब ये समझ में आ गया क्योंकि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है सेम। तो अभी हमारे पास हमने ड्रॉ किया इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ किया, तो हमारे पास क्या आया C1 C2 C3 को हमने पैरेलल में ड्रॉ किया और C4 जो क्या है हमारे पास साइड में रहेगा, ठीक है। तो फर्स्टली हम C1 C2 C3 का पैरेलल का फॉर्मूला लगा के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे और बाद में उसे सीरीज में ऐड करेंगे C4 के साथ, ठीक है। अभी हमारे पास C1 C2 और C3 की वैल्यू क्या है 2 3 एंड 5, तो वो क्या आ गया हमारे पास 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो अभी हमने इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या ड्रॉ किया ये वाला, जिसमें हमने C' और C4 को क्या रखा सीरीज में। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C' प्लस 1/C4। तो इससे कैलकुलेट करने के लिए हम बाद हमारे पास क्या आया 2/10 दैट इज 1/5। तो C इक्विवेलेंट क्या आया हमारे पास 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अगर आपको पैरेलल और सीरीज पता चल गया कि हम इसे कैसे फाइंड करते हैं कि कोई भी जो कॉम्बिनेशन है सीरीज में है या पैरेलल में, तो हमारे लिए कोई भी न्यूमेरिकल टफ नहीं होगा, हम इजीली सबको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें भी हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही निकालने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है ये एक सर्किट है, ठीक है। अभी हम इसमें से फर्स्टली हम फाइंड करेंगे कि सीरीज में कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो सीरीज में हमारे पास क्या होता है जो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है C1 C2 C3 ये तीनों क्या है एंड टू एंड कनेक्टेड है, इनके बीच कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से तो हमारे पास ये क्या आ रहा है ये C1 और C4 दोनों कनेक्ट होके ए के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो C1 C2 और C3 हैं ये क्या है तीनों एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, तो ये हमारे पास क्या है सीरीज में है, ठीक है। तो हमने पहले तो इन्हीं का फॉर्मूला लगाया सीरीज का 1/C' इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 माइक्रोफैरेड और 1/C' हमारे पास क्या आया 3/15 दैट इज C' इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमारे पास C इक्विवेलेंट क्या होगी, अगर इन तीनों का हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया तो वो जो होगा वो C4 के साथ क्या होगा पैरेलल में, ठीक है। C4 के साथ क्या होगा पैरेलल में, तो पैरेलल में तो सीधा ही ऐड करते हैं, तो हमारे पास C इक्विवेलेंट क्या आ गया 20 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आया 20 माइक्रोफैरेड। अभी हमारे पास क्या है हमें बोला क्या है उन्होंने बी पार्ट में क्या निकालने को बोला है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हमने क्या निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी कैपेसिटर सीरीज में होंगे, कोई भी चीज़ जो सीरीज में होती है उसके क्रॉस जो करंट होता है जो चार्ज हम बोल सकते हैं वो क्या रहता है सेम, जितना चार्ज यहाँ पे फ्लो कर रहा है वही क्यू चार्ज यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये C1 C2 और C3 के अक्रॉस तो चार्ज सेम रहेगा, तो इन तीनों के अक्रॉस जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, इन तीनों के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाली C' इंटू V इज 500 वोल्ट वो हमें गिवन है। तो टोटल चार्ज क्या आया Q तो आपको पता है CV होता है, तो C हमारे पास C' क्या आया था 5 इंटू 500 दैट इज 2500 माइक्रोकूलम। और अब बचा कौन सा C4 के अक्रॉस जो चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि ये पैरेलल में है, पैरेलल में चार्ज क्या होता है डिवाइड, ठीक है। तो इसकी जो कैपेसिटेंस है C4 की वो क्या है 15 और पोटेंशियल तो सेम ही है 500, तो हमारे पास Q क्या आया 7500 माइक्रोकूलम। तो ये हमारे पास क्या था इस कॉम्बिनेशन की हमने क्या निकाली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है बेस्ड ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब
और कैसे आप इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 4 मिलीमीटर अपार्ट। हमें क्या दिया है, दो कोई पैरेलल प्लेट, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें जो दो प्लेट्स हैं वो 4 मिलीमीटर अपार्ट है। मतलब जब हमें कुछ नहीं दिया तो मीन्स उनमें वैक्यूम फिल किया है। ठीक है, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब विथ K equal to 3 and thickness 3 millimeter is introduced between the plates। और उसके बाद हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है और थिकनेस 3 मिलीमीटर है, उससे उस प्लेट्स के बीच इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, so distance between plates is adjusted so that new capacitance becomes 2/3 of original value। अब देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अब हमने उन प्लेट्स का डिस्टेंस, जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी है, उस प्लेट्स का डिस्टेंस हमने ऐसे एडजस्ट करना है कि जो हमारी अब जो कैपेसिटेंस है वो इनिशियल कैपेसिटेंस के 2/3 हो। इनिशियल कैपेसिटेंस कौन सी थी, जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब अभी इंट्रोड्यूस नहीं की। ठीक है, तो व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, अब हमने वो न्यू डिस्टेंस फाइंड करना है जो हमने एडजस्ट करने के बाद हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्टली हम क्या निकालेंगे, ओरिजिनल कैपेसिटेंस जो हमारे पास कौन सी होगी, वैक्यूम वाली। ठीक है, तो वो हम क्या लिखेंगे, सी नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ए और एप्सिलॉन नॉट तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो बाद में, हमें ए तो गिवन भी नहीं है। ठीक है, तो डी हमें पता है, डी क्या है हमारे पास, यहाँ पे 4 मिलीमीटर है। ठीक है, वो हम बाद में फिल करेंगे। फर्स्टली हम सी और सी नॉट निकालते हैं कि फाइनल अब जो कैपेसिटेंस होगी जब हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, तो सी हमने कैलकुलेट क्या की थी, ये वाली ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी डैश माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। यहाँ पे जो डी डैश है यही हमने कैलकुलेट करना है, जो न्यू डिस्टेंस है। तो गिवन क्या है हमारे पास, सी इक्वल टू 2/3 ऑफ सी नॉट, ये की गिवन है हमारे पास, दैट इज सी इक्वल टू 2/3 ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, क्योंकि सी नॉट क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो सी नॉट की वैल्यू पुट की। ठीक है, तो सी हमारे पास क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी डैश माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। मतलब हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, इस फॉर्मूले में जो हमने यहाँ पे जो गिवन है उसमें हमने सी और सी नॉट की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो इसको हम जब ए एप्सिलॉन नॉट को कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये रेसिप्रोकल लेके 3/2 डी इक्वल टू डी डैश माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। नेक्स्ट तो काम सिंपल है कि अभी हमने डी की वैल्यू क्या गिवन थी, डी इज व्हाट, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स जब वैक्यूम में थी। ठीक है, दैट इज 4 मिलीमीटर, टी क्या है 3 मिलीमीटर, के क्या है हमारे पास 3। तो इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास डी डैश क्या आएगी, 8 मिलीमीटर। तो इस तरह से हम, अब अगर हमें कुछ भी वहाँ पे गिवन नहीं है, अगर के मिसिंग है, टी मिसिंग है, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो मेन कंसेप्ट है वो यही यूज़ करना है। ठीक है, तो अब लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास एक और, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमारे पास इसी के इसी पे बेस्ड है। वी हैव गिवन एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1। ये हमारे पास क्या है, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें एयर फिल की गई है। The space between plates is now filled with a slab of dielectric constants K1 and K2 as shown in C2। अब इस फिगर में ही सब कुछ पता चलेगा आपको कि ये जो दो स्लैब्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज और पैरेलल। अगर तो हमारे पास यहाँ पे इस चार्ज का, ठीक है, ये और ये दोनों क्या है हमारे पास, सीरीज में है। ठीक है, पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में है, तो हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है C2 इन टर्म्स ऑफ C1। अभी A तो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ प्लेट्स, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, और सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, ये दोनों प्लेट्स जब पैरेलल में होंगी तो C2 क्या होगी, ये दोनों हम निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हमारे पास C1 क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये तो सिंपल है, C1 तो हमारे पास यही रहने वाली है। ठीक है, दोनों केसेस के लिए।
अभी इस केस में जो दोनों हमारी स्लैब्स हैं वो किस में है, सीरीज़ में, तो सीरीज़ का फॉर्मूला ही लगाएंगे रेसिप्रोकल वाला, 1/C2 इक्वल टू 1 अब इस स्लैब की जो ये K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब है, इसकी हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होगी, K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है, पूरा D है, तो हाफ क्या होगा, D/2। ये अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज KA एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, ठीक है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। प्लस 1/K2A एप्सिलॉन नॉट बाय D/2, तो ये सेकेंड प्लेट का हो गया। तो अभी इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेके हमारे पास 1/C2 की वैल्यू ये आएगी और C2 क्या आएगा, 2A एप्सिलॉन नॉट बाय T इंटू K1 K2 बाई K1 प्लस K2, और A एप्सिलॉन नॉट बाय D हमारे पास क्या है, C1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, C2 इन टर्म्स ऑफ C1। तो ये तो था जब दोनों स्लैब्स हमारे पास सीरीज में है। अब नेक्स्ट क्या है, हमने दोनों स्लैब्स को पैरेलल में रख दिया, C1 तो सेम ही रहेगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D, C2 पैरेलल में हम सिंपली कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सिंपली दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब इस केस में जो D है वो चेंज नहीं हुआ, D तो D ही रहेगा, वो तो हाफ नहीं होगा, बट एरिया जो है वो प्लेट्स का वो हाफ हो गया, क्योंकि इस स्लैब का एरिया A/2, इसका भी A/2। प्रीवियस केस में क्या था, D हाफ हुआ था, एरिया सेम रहा था, बिकॉज एरिया तो हमारे पास कैसे आएगा, जैसे हमारे पास स्लैब्स किस शेप में होती हैं, ऐसे हम मानते हैं स्लैब्स को, ठीक है। अगर अब ये जैसे ये दो स्लैब्स हैं, अगर 3D में हम एज्यूम करें, अगर तो पैरेलल में रखा है तो हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, मतलब इस प्लेट का एरिया था पूरी का यहाँ से यहाँ तक A, ठीक है, तो ये अगर हमने यहाँ से डिवाइड कर दी तो A/2 एरिया बचा, ठीक है। इसका भी हमारे पास ऊपर तक जो इतना एरिया है वो क्या होगा, A/2, ठीक है। अभी वैसे हमारे पास अगर इसी तरह से हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर हमने ऐसे सीरीज में एक स्लैब यहाँ पे और एक स्लैब यहाँ पे इंसर्ट की, तो एरिया तो हमारे पास पूरा आएगा A, लेकिन जो ये पूरा डिस्टेंस था पहले D, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमने कैसे ये सब लिखा। तो अभी पैरेलल में हमारे पास C2 क्या आएगी, K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D, क्योंकि यहाँ पे एरिया हाफ कर दिया हमने, तो C2 क्या आएगी, ये वाली A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D इंटू K1 प्लस K2, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D क्या होता है, C1, तो ये हमारे पास क्या आया, C2। तो ये जो दोनों न्यूमेरिकल्स हैं ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं, ये सभी जो न्यूमेरिकल्स थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो ये जो हमारा अब इस वीडियो के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इन न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज में तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाके देख सकते हो। थैंक यू।